दोस्तों, कभी कभी कुछ घटनाएं घट जाने के बाद अगर उस घटना की दोबारा समीक्षा की जाती है तो उस समय उस घटना से संबंधित लोगों के अलग अलग राय सामने आते हैं। फिर कई लोग ये मानते हैं जो हुआ सही हुआ और कई लोग मानते हैं जो हुआ वो गलत था। आज एक ऐसी ही घटना से घटित कहानी धनंजय चटर्जी की फांसी होने के बाद कोलकाता में दो गुटों में लोगों की राय सामने आने लग गई। एक गुट ने कहा कि जो क्राइम उसने किया था तो सजा फांसी की मिलनी चाहिए और उसे मिली, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे गुट के लोगों ने कहा इसके गुनाह को पूरी तरह से पारदर्शी नहीं रखा गया, इसलिए उसके साथ सही न्याय नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए कहानी में आखिरी तक बने रहे। चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मैं हूँ रानी और आप सभी का स्वागत है क्राइम स्टोरी विद रानी में। तो दोस्तों, ये घटना है साल 2004 में। धनंजय चटर्जी को 14 साल पुराने रेप के केस में फांसी हुई। 21वीं सदी में भारत में फांसी का ये पहला मामला था। इस केस के बाद में कुछ ऐसे पहलू भी सामने आए जिससे फांसी की सजा को लेकर नए सिरे से बहस खड़ी हो गई। बात 1990 की है। कोलकाता के भवानीपुर इलाके के आनंद अपार्टमेंट में एक परिवार रहता था। नागरदास पारेख और यशोमती बहन के दो बच्चे थे। लड़की का नाम हेतल पारेख और लड़के का नाम भावेश पारेख था। नागरदास पारेख गुजरात से आकर कोलकाता में बसे थे और यहाँ वह सोने और चांदी के जेवर का धंधा चलाते थे। बेटी हेतल पास ही के एक स्कूल वैलेंड गोल्ड स्मिथ नाम के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन की बात है, हेतल अपने स्कूल से घर आती है और अपनी माँ से शिकायत करती है कि सोसाइटी का गार्ड उस पर फिक्रे कस रहा था। 2 मार्च की तारीख को हेतल एक और बार माँ से शिकायत करती है कि गार्ड ने उसे पिक्चर देखने चलने को कहा। नागरदास इसकी शिकायत सोसाइटी के मेंबर से करते हैं और गार्ड का तबादला कर दिया जाता है। 5 मार्च को गार्ड धनंजय चटर्जी को एक नई जगह रिपोर्ट करना था, लेकिन वह उस दिन वहां न जाकर आनंद अपार्टमेंट में दोबारा ड्यूटी देने पहुंच जाता। 5 तारीख को पारेख परिवार के सभी लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। घर पर सिर्फ माँ थी। हेतल का उस दिन एग्जाम था। एग्जाम देकर वो 1 बजे के आसपास घर पहुंचती है। 5:30 बजे यशोमती बहन घर से निकलती है और पास के एक मंदिर में पूजा करने चली जाती है। हेतल अब घर पे अकेली थी। उसी समय धनंजय एक दूसरे गार्ड से कहता है कि उसे 3रे माले पर जाना है। दूसरे गार्ड ने पूछा, क्या बात है, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? तो वो बताता है उसे मालिक को फ़ोन करके बताना है कि वो जल्द ही नई जगह ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। इसके बाद धनंजय लिफ्ट से 3रे मंजिल तक पहुंचता है। उसी समय धनंजय जिस कंपनी के थ्रू गार्ड लगा था, उस कंपनी का एक बंदा आनंद अपार्टमेंट में आता है और पूछताछ करता है कि क्या नए गार्ड ने ड्यूटी ज्वाइन की या नहीं। घड़ी में 5:45 हो रहे थे। पूछताछ कर कंपनी के आदमी को पता चलता है कि नया गार्ड नहीं आया और धनंजय ही ड्यूटी पर आया है। आदमी दूसरे गार्ड से धनंजय के बारे में पूछता है तो पता चलता है धनंजय 3रे मंजिल पर गया हुआ है। इसके बाद दूसरा गार्ड धनंजय को आवाज़ लगाता है। धनंजय 3रे मंजिल से नीचे झांककर जवाब देता है कि वो जल्द ही नीचे आ रहा है। नीचे आकर धनंजय कंपनी के आदमी से गेट के बाहर कुछ देर बात करता है और बताता है कि कुछ पर्सनल मामलों के कारण उस दिन वो नई जगह पर ड्यूटी नहीं दे पाया। कंपनी का आदमी धनंजय से कहता है अगले दिन वो नई जगह ड्यूटी पर रिपोर्ट करे। इसी समय यशोमती पारेख घर लौटती है। उन्हें पता चलता है कि धनंजय उनके घर एक टेलीफोन करने गया था।
इसके बाद वो फ्लैट पर जाकर बेल बजाती है। जब बड़ी देर तक कोई जवाब नहीं देता, दरवाजा तोड़ दिया जाता है। अंदर हेतल खून से लथपथ थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। हेतल की हत्या कर दी गई थी। लगभग 3 घंटे बाद नागरदास पारिक पुलिस को इत्तला करते हैं और तहकीकात शुरू हो जाती है। शुरुआती पूछताछ में ही पुलिस को धनंजय पर शक हो जाता है, लेकिन अगले 7 दिन तक धनंजय पुलिस के हाथ नहीं लगता। 12 मार्च को पुलिस धनंजय को उसके गांव से पकड़ती है। वहां पुलिस को वो कपड़े बरामद होते हैं जो उसने वारदात के वक्त पहने थे। उसके घर से घड़ी भी मिलती है जो नागरदास के घर से चोरी हो गई थी। पूछताछ में धनंजय बताता है कि वो बेगुनाह है और 5 मार्च को अपने छोटे भाई के जनेऊ संस्कार करने के लिए वो गांव आया था। मामला कोर्ट में पहुंचता है। हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और जो सुराग थे वो परिस्थिति जन्य थे। ऐसे मामलों में मोटिव तय करना आवश्य होता है। सरकारी वकील ने दलील दी, चूंकि विक्टिम यानी कि हेतल के पिता ने धनंजय की शिकायत कर उसका तबादला करा दिया था। इसी वजह से धनंजय ने बदला लेने के इरादे से पहले तो हेतल का रेप करा और फिर उसकी हत्या कर दी। कई गवाहों ने इस बात की तस्दीक की थी कि अभियुक्त हत्या के वक्त बिल्डिंग में मौजूद था। सबूत के तौर पर एक पीला बटन पेश किया जो पुलिस को घटनास्थल से मिला था। पुलिस के अनुसार धनंजय ने उस दिन पीले रंग की शर्ट पहनी थी, जो पुलिस को बाद में उसके गांव से बरामद हुई। इसके अलावा उस घड़ी को भी पेश किया गया जो धनंजय के घर से बरामद हुई थी। सारे गवाहों और बयानात के आधार पर कोर्ट ने धनंजय को फांसी की सजा सुनाई, जिसे पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। 14 साल जेल में बिताने के बाद साल 2004 में फांसी की सजा तय हुई। 25 जून 2004 को फांसी का दिन मुकर्रर किया गया, लेकिन उसी दिन यानी कि 24 जून को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पास धनंजय की माफी अपील पहुंची और फांसी रोक दी गई। अगले दिन से ही धनंजय की फांसी के समर्थन में आवाजें उठने लगी। तब बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भट्टाचार्य ने भी फांसी के समर्थन में कैंपेन चलाया था। 15 अगस्त 2004 को कोलकाता की अलीपुर सेंट्रल जेल में सुबह के 4 बजे थे, जब जल्लाद नाटा मलिक एक लीवर खींचते हैं और 39 साल के धनंजय चटर्जी को फांसी दे दी जाती है। 21वीं सदी में भारत में पहली बार किसी को फांसी की सजा दी गई थी। पारिक परिवार कुछ दिनों बाद कोलकाता से अपना जमा जमाया कारोबार लेकर निकल गया। मीडिया के लिए कहानी यही खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक और कहानी जिस पे नज़र कुछ सालों बाद लोगों की पड़ी, वो कहानी थी धनंजय के नज़रिए से। फांसी के फंदे पे चढ़ते वक्त तक धनंजय यही कहता रहा कि वो निर्दोष है। उसने कभी अपना जुर्म नहीं कबूला। दूसरी कहानी कई साल बाद सामने आई, जब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स ने इस केस का एनालिसिस कर कुछ नए तथ्य सामने रखे। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी विक्टिम यानी हेतल ने अपने हमलावर के साथ हाथापाई की थी। उसके हाथों पर खून के निशान थे, लेकिन गवाहों के अनुसार धनंजय के कपड़े एकदम साफ थे। उसमें कहीं कोई खून का निशान नहीं था। उसके शरीर पर कहीं कोई चोट या खरोच का निशान भी नहीं था। पुलिस जिस पीली शर्ट की बात कर रही थी, उसकी जांच के लिए एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को नियुक्त किया गया था। अब बात गवाहों की आती है। पहला गवाह था एक दूसरा गार्ड, जिसने दावा किया था कि 5:45 पर उसने धनंजय को आवाज़ दी थी और उसने वहां से नीचे झांककर देखा था। एक और गवाह और लिफ्टमैन ने पहले इस बात पर हामी भरी, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गए। उसने बताया कि उसने धनंजय को 5:45 पर नीचे आते देखा था, लेकिन ऊपर जाते हुए नहीं।
दोनों गवाहों की बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। दूसरा गार्ड कह रहा था कि जब उसने धनंजय को आवाज दी, उसने तीसरे माले से नीचे देखा था, जबकि हर माले पर लोहे की सरिया लगी हुई थी। यानी यहाँ से कोई नीचे झांक कर देखे तो भी नीचे वाले आदमी को नहीं दिख सकता। हेतल की माँ और सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार हेतल की माँ 5:20 पर मंदिर के लिए निकली, जबकि लिफ्ट मैन ने बताया कि तब समय 4:10 हो रहा था। गवाहों के अनुसार धनंजय 5:25 पर बिल्डिंग में घुसा और 5:45 पर बाहर आया। यानी कि इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए उसके पास सिर्फ 20 मिनट थे। और इस बीच उसे अपना नाम पुकारे जाने पर भी वो बाहर निकलकर नीचे झांककर जवाब भी देता है। घड़ी चुराने की बात पर भी सवाल उठा, क्योंकि उस दिन अपार्टमेंट में और भी कई चीजें थी, सिर्फ घड़ी गायब कैसे हुई? हत्या के बाद धनंजय ने अपने कपड़े क्यों बचा कर रखे थे? ये सवाल भी कोर्ट में कभी नहीं उठा। फॉरेंसिक एविडेंस के अनुसार हेतल के अंडरगारमेंट्स में वीर्य के निशान पाए गए, लेकिन कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया। घटनास्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात थी, लेकिन रेप किए जाने या जबरदस्ती की कोई बात नहीं मेंशन थी। एक सवाल ये भी था कि अगर हेतल ने धनंजय द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की थी तो हेतल ने उसे अंदर घुसने ही क्यों दिया? जबकि हेतल की माँ घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि बाहर निकलकर धनंजय ऐसा कर नहीं सकता था। और हेतल तो मर चुकी थी, तो फिर अंदर से दरवाजा बंद किसने किया? एक बात ये भी पता चली कि जिस गार्ड ने धनंजय के खिलाफ गवाही दी थी, धनंजय ने खुद उसके खिलाफ अपने सुपरवाइजर से कंप्लेंट की थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर भी अदालत ने ध्यान नहीं दिया। ऑफिशियली कहानी के अनुसार हेतल की मौत के बाद उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, जबकि वो पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को इसके बारे में 3 घंटे बाद बताया गया। सुनवाई के बाद हेतल की मां ने शहर छोड़ दिया और कई बार वो ट्रायल में भी नहीं आई। जल्दी ही हेतल के पिता और भाई भी शहर छोड़कर चल दिए। धनंजय के खिलाफ जिस शिकायत की बात की गई थी, उसकी कॉपी भी कभी कोर्ट में पेश नहीं हुई। सबूतों को जिस लिस्ट को अदालत में पेश किया गया, उस पर एक चाय वाले ने हस्ताक्षर किए। इसलिए सजा देने और न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया गया, जिसका पालन सावधानी से नहीं किया जाए तो किसी गुनाहगार को छूट मिल सकती है और कोई बेगुनाह फांसी पे चढ़ सकता है। कानूनन चूंकि इंसानी सिस्टम है, इसलिए गलती होना लाजमी है। यही समझकर नीति निर्माताओं ने कानून में इस बात का भी ध्यान रखा। इसलिए कानून का मूल भाव ये माना गया कि गलती से गुनहगार छोड़े जाए तो ये फिर भी स्वीकार्य है, लेकिन गलती से किसी बेगुनाह की सजा हो जाए तो वो कतई स्वीकार्य नहीं है। फांसी के केस में तो ये सिद्धांत और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आम सजा में गलती हो जाने पर व्यक्ति को रिहाई हर्जाना मिल सकता है, लेकिन फांसी में ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता है। इसलिए फांसी की सजा देते वक्त ये ध्यान देना तो जरूरी है ही कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर तो हो ही, साथ ही ये तय करना भी जरूरी है कि केस किसी भी रीजनेबल संदेह से परे हो। बाकी धनंजय का केस किसी भी संदेह से परे था या नहीं था, ये आप स्वयं तय करें। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा मकसद किसी के दिल को आहत करना नहीं, बल्कि ये बताना है कि समाज में हो रही बुराई या आने वाली अवांछित घटनाओं से हम बच सके और सतर्क रहे। हमेशा
आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें। कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।